आ गया क्लास की बारी। अभी क्लास के बारे में समझते हैं और इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्लास होता क्या है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल प्रोग्राम है। मैं लाइन बाय लाइन आपको बताते जाऊंगा कि ये प्रोग्राम कर क्या रहा है। पहले जो दो लाइन है वो तो आपको पता ही है, हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम करना है और यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी करना है। ये दो लाइन हमेशा आपका रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अभी आपका कोई आउटपुट नहीं है यहाँ पर। फिर आपका आ गया क्लास को क्रिएट करना। अभी क्लास को क्रिएट करना समझते हैं और देखते हैं कि कैसे क्रिएट करता है। देखो, आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में तो पता होगा कि स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, राइट? मैं आपको दिखा भी देता हूं कि स्ट्रक्चर कैसे काम कर रहा है और उसको कैसे लिखा जाता है। फिर हम लोग रिलेट करेंगे किससे? क्लास से, क्योंकि स्ट्रक्चर इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड क्लास इज ऑल्सो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। जैसे मान लो है ये स्ट्रक्चर, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्ट, फिर है स्ट्रक्चर का नाम। क्या स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं हम लोग? बुक का एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं। उसके अंदर हम लोगों ने कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखा है? कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे डेटा लिए हैं, मतलब बुक से रिलेटेड डेटा। बुक क्या है? टाइटल है। बुक से रिलेटेड क्या है? बुक का टाइटल होना चाहिए, उसका ऑथर होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट को बिलोंग कर रहा है, और बुक का आईडी। ठीक, तो ये हमारा जो हाईलाइटेड है वो हो गया हमारा डेटा इनसाइड द स्ट्रक्चर। उसके बाद हमने एक स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना लिया, दिस इज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल। ठीक, अभी इसको रिलेट करेंगे क्लास से। अभी क्लास में क्या होता है? स्ट्रक्चर की जगह में हम लोग क्लास लिखेंगे। ये तो क्लास का नाम है तो बुक्स ही रहने देंगे। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लेंगे, ओपन एंड क्लोज। कर्ली ब्रेसेस के हम लोग डेटा डालेंगे, मान लो सेम डेटा। उसके बाद हमारे पास एक और प्रोविजन है, यहां पर हम लोग फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं क्लास में। स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते, क्लास में हम लोग कुछ फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्लास का, जैसे यहां पर स्ट्रक्चर वेरिएबल बना था, ये बुक स्ट्रक्चर वेरिएबल है, वैसे ही क्लास का जो वेरिएबल बनेगा उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट। आई थिंक इज क्लियर। दूसरा चीज, यहां पर जो डेटा है, जितने भी डेटा है स्ट्रक्चर के अंदर, वो डेटा प्रोटेक्टेड नहीं रहते, मतलब वो डेटा को हम लोग कभी भी कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। बट क्लास अगर देखा जाए तो क्लास में कुछ स्पेसिफायर्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सेस स्पेसिफायर। एक्सेस स्पेसिफायर मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए कुछ स्पेसिफायर यूज करते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेस स्पेसिफायर। वो होता है क्लास में। तभी बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डेटा हाइडिंग और डेटा इनकैप्सुलेशन एक प्रॉपर्टी है जो कि सी में नहीं होता, जो कि स्ट्रक्चर हमको नहीं देता, लेकिन क्लास हमको देता है। अभी इसी को रिलेट करते हैं हम लोग क्लास से। लेट्स सी, हमारे प्रोग्राम को हम देखते हैं। अभी स्ट्रक्चर की जगह में क्या लिख लिया हमने? क्लास। ठीक है, और बुक, बुक मतलब कोई भी आपका एंटिटी हो गया, तो एंटिटी यहां पर ले लिए रूम। ठीक है, अभी रूम के अंदर हमारे कुछ डेटा है। क्या क्या डेटा है? रूम का लेंथ होना चाहिए, उसका ब्रेड्थ होना चाहिए और उसका हाइट होना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर क्या देखा था कि बुक का टाइटल होना चाहिए, उसके ऑथर का नाम होना चाहिए, उसका सब्जेक्ट होना चाहिए और बुक आईडी होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पर रूम का क्या क्या होना चाहिए, ये हो गया आपका जो हाईलाइटेड जो मैंने किया है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमारा रूम क्या है? एक ऑब्जेक्ट हुआ। उस ऑब्जेक्ट का या उस एंटिटी का ये हो गया डेटा। डेटा जनरली क्या होता है? उसका प्रॉपर्टी होता है। उसके बाद वहीं पर हम उसके बाद क्या किए हम लोग? एक फंक्शंस भी डिफाइन किए। तो फंक्शन का डेफिनेशन भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद जो कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ था, यहां पर हो गया क्लोज। ठीक, तो क्या सिमिलैरिटी है स्ट्रक्चर और क्लास में? यहां पर स्ट्रक्चर के जगह में हमने क्लास लिखा। बुक्स जो था वो तो क्लास का नाम था, वहां पर स्ट्रक्चर का नाम था बुक्स, यहाँ पर क्लास का नाम है रूम। उसके बाद बुक में हमने क्या था? हमारा बहुत सारा डेटा था, वैसे ही रूम का हमारा बहुत सारा डेटा है। बट स्ट्रक्चर में हमारा
फंक्शन को डिफाइन करने का कोई प्रोविजन नहीं है, बट क्लास में हमारा फंक्शन को डिफाइन करने का प्रोविजन है। दूसरा चीज मैंने क्या बोला था कि स्ट्रक्चर में जो डेटा है वो फ्रीली कहीं भी फ्लो हो सकता है, बट यहां पर जो डेटा है वो फ्लो होने के लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर यूज करेंगे। यहां पर जो एक्सेस स्पेसिफायर यहां पर इस प्रोग्राम में यूज किया गया है वो है पब्लिक। पब्लिक के बाद कॉलन और उसके नीचे जो भी लिखेंगे वो सभी पब्लिक हो जाएगा। मतलब यहां पर जो एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिकली यूज करने दे रहा है हमारे डेटा को। यहां पर दो फंक्शन एक्चुअली यूज किया गया है, कैलकुलेट एरिया, यहां पर लिखा गया है कैलकुलेट वॉल्यूम। रूम का एरिया भी कैलकुलेट किया गया है और रूम का वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपका जब बंद हुआ है, आपका क्लास बंद हुआ है, उसके बाद सेमीकोलन लिखा गया है। ठीक है, जैसे आपका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में जब बंद होता है तो सेमीकोलन लिखते हैं, वैसे ही क्लास जब बंद हुआ है तो भी सेमीकोलन किया गया है। बट ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट हम मेन में डिफाइन करेंगे। अभी देखो आपका जो स्पेसिफायर है वो क्या है, यहाँ पर पब्लिक है। बाय डिफॉल्ट अगर हम पब्लिक ना लिखें तो बाय डिफॉल्ट जो स्पेसिफायर होगा वो होगा प्राइवेट। ठीक है, तो कितने स्पेसिफायर हैं अभी के लिए आप लोग याद रखो, दो स्पेसिफायर हैं क्लास के अंदर। एक है प्राइवेट जो मैंने अभी लिखा, और आप लोग लिख सकते हो पब्लिक। ये दो प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं क्लास के अंदर। प्राइवेट मतलब हुआ सिर्फ ये जो फंक्शंस हैं जो कि क्लास के अंदर डिफाइन किए हुए हैं वही डेटा को यूज कर सकते हैं, अगर प्राइवेट हुआ तो। अगर पब्लिक हुआ जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम इस डेटा को कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसी प्रोग्राम में देखेंगे पब्लिक करके और प्राइवेट करके। पहले पब्लिक रहने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्लास को कैसे डिफाइन करना है। क्लास को डिफाइन करने के लिए क्लास का नाम चाहिए, कीवर्ड पहले लिखो क्लास, फिर क्लास का नाम, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्लास से रिलेटेड डेटा और क्लास से रिलेटेड फंक्शंस को डिफाइन करो। उसके बाद और उससे पहले आप एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाई करो कि आप पब्लिक को, आप डेटा को पब्लिक करना चाहते हो या फंक्शन को पब्लिक करना चाहते हो। अगर आप डेटा को पब्लिक नहीं करना चाहते, सिर्फ फंक्शन को पब्लिक करना चाहते हो तो पब्लिक नीचे लिखना पड़ेगा फंक्शन से जस्ट पहले। अगर आप डेटा और फंक्शन दोनों को पब्लिक करना चाहते हो तो पब्लिक को पहले लिखना पड़ेगा। तो पब्लिक के अंदर जो भी होगा वो सभी क्या हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में सभी पब्लिक है, रहने देते हैं वैसे ही। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर हमारे तीन वेरिएबल है, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। रूम का ये तीन प्रॉपर्टी होता है, उसी के बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे एरिया। एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये हमारा एरिया निकल आएगा एक रूम का। अगर हम वो वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक रूम का वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इट शुड बी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सो हमको उस रूम का क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। उसके बाद मेन पे आ जाओ। मेन पे हमने पहला क्या किया, पहले हमने क्या किया, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ रूम क्लास। हम रूम क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। जैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर में जो स्ट्रक्चर वेरिएबल है वो क्रिएट करने के लिए यहाँ पर क्रिएट करना होता है, लेकिन क्लास में हम लोग मेन के अंदर करेंगे। कैसे करेंगे, क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे जो भी ऑब्जेक्ट हमको क्रिएट करना है। तो इट इज अ रूम वन। जैसे यहाँ हमारा क्या था, बुक्स था, यहाँ पर बुक हमारा स्ट्रक्चर वेरिएबल है। यहाँ पर ये है रूम, रूम क्या है, क्लास है, और उस क्लास का जो वेरिएबल है वो हुआ रूम वन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये रूम वन कौन से टाइप का हुआ, क्या है इसका डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप है रूम क्लास। ओके, जैसे हम लोग एक वेरिएबल लिखते हैं ना, कैसे लिखते हैं एक वेरिएबल, इंट एक्स। अभी क्या बोलोगे इसको, x इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर। वैसे ही आप क्या बोलोगे यहां पर, रूम वन इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप रूम। रूम क्या है, रूम इज अ क्लास। जब हम लोग क्लास का कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। द क्लास, द वेरिएबल विच इज क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। दैट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है,
तो हम लोग एक ही क्लास के बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। हम लोग रूम 1 बना सकते हैं, ऐसा रूम 2 बना सकते हैं, रूम 3 बना सकते हैं, जितना भी चाहो उतना ऑब्जेक्ट बना सकते हो किसी एक क्लास का। ठीक है, तो यहां पर मान लो हमारा एक ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है। उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर डेटा को कहीं भी यूज कर सकते हैं, तो हम इसको कहीं भी यूज कर रहे हैं। देखो, ये लेंथ यूज किया हमने, ब्रेथ यूज किया, हाइट यूज किया। कैसे यूज किया? ऑब्जेक्ट के थ्रू। रूम 1 डॉट लेंथ, रूम 1 डॉट ब्रेथ, रूम 1 डॉट हाइट। इससे कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये जो लेंथ है वो कहाँ का लिया गया है, कहाँ से वेरिएबल लिया गया है, इस पर्टिकुलर क्लास से लिया गया है। क्लास को कैसे रिलेट करोगे, क्योंकि हम लोग क्लास से एक वेरिएबल बनाए जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग उस डेटा को यूज कर सकते हैं। तो उसमें हम लोगों ने कुछ वैल्यूज डाल दिए। उसके बाद हमने क्या किया कि एरिया को कैलकुलेट किया। कैसे? तो सी आउट लिया, यहाँ पर मैसेज दिया एरिया ऑफ रूम, फिर लिया रूम 1 डॉट कैलकुलेट एरिया। इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या ऐसा लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखो, ये जो है ना, ये सब एक साथ है, ये अलग अलग नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से, ये ऐसा है। कैसा है? रूम 1 डॉट कैलकुलेट एरिया। जैसे हम लोगों ने डेटा यूज करने के लिए क्या किया, रूम 1 डॉट हाइट लिया, रूम 1 डॉट ब्रेथ लिया, रूम 1 डॉट हाइट लिया। वैसे ही फंक्शन को कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, रूम 1 एंड डॉट, डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो रूम क्लास को बिलोंग कर रहा है। इस फंक्शन को यूज करने के लिए हमको रूम क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो रूम क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, रूम 1, जो हम लोगों ने अभी क्रिएट किया। फिर हमने लिया डॉट ऑपरेटर, उसके बाद हमने फंक्शन का कॉल किया। वैसे ही वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने वैसे ही लिया रूम 1 डॉट कैलकुलेट वॉल्यूम, फिर ये वॉल्यूम को कैलकुलेट करेगा। एंड एल आप लोगों ने C++ में पढ़ा होगा कि एंड ऑफ लाइन, सो इट विल गो टू अनदर लाइन। अगर इसको नहीं लिखना चाहते तो इसके बदले में /n भी लिख सकते हो। /n आपका हो गया न्यू लाइन के लिए। ठीक, अभी इसको रन करते हैं। आपका आ गया एरिया ऑफ अ रूम एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द रूम। ओके, ये हो गया आपका एक प्रोग्राम। आई थिंक यू अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। ठीक है, यस सर। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया आपका जब हम लोगों ने डेटा को भी पब्लिक कर दिया और फंक्शन को भी पब्लिक कर दिया। अभी हम लोग देखेंगे कि डेटा को हम लोग ले लेते हैं प्राइवेट और फंक्शन को हम लोग ले लेते हैं पब्लिक। ठीक, अभी क्या होगा, अभी ये हो गया कि हमारा डेटा फ्रीली फ्लो नहीं हो सकता। अभी इसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन के थ्रू हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहें कि आउटसाइड ऑफ द क्लास अगर हम लोग वेरिएबल को यूज करना चाहें तो अभी एरर देगा। इसमें एरर नहीं आएगा। एरर किस में आएगा, इसमें। क्यों? क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमने अभी क्या कर दिया है, प्राइवेट कर दिया। ठीक है, रन करके देख लेते हैं, एरर को देख लेते हैं क्या एरर बोल रहा है। यहाँ पर देखो, लेंथ इज प्राइवेट विद इन दिस कंटेक्स्ट। अभी बोल रहा है कि लेंथ आपका प्राइवेट है, तो आप लोग इसको आउटसाइड क्लास यूज नहीं कर सकते। वैसे ही ब्रेथ आपका प्राइवेट है, तो आप आउटसाइड नहीं यूज कर सकते। देखो, सिर्फ तीनों में आया, हाइट, ब्रेथ और लेंथ, यही तीनों में आपका एरर आया हुआ है। अब इसको रिजॉल्व कैसे करें? रिजॉल्व करने के लिए मैंने आपको बोला कि जब हमारे पास जो डेटा है, क्लास के अंदर जो डेटा है, वो अगर प्राइवेट है, उस प्राइवेट डेटा को यूज करना है तो हम लोग फंक्शन के थ्रू ही उसको यूज करेंगे। किसका फंक्शन? उसी
क्लास के फंक्शन के थ्रू ही हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ फंक्शंस बना सकते हैं। क्या फंक्शंस बनाए यहाँ पर? यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं एक फंक्शन बना दिया हमने, गेट इनपुट फंक्शन। ठीक है, अभी ये गेट इनपुट फंक्शन क्या करेगा, हमारे लेंथ ब्रेथ और हाइट के लिए, क्योंकि हमको क्या करना है, लेंथ ब्रेथ और हाइट को इनिशियलाइज करना है या कुछ वैल्यू देना है, तो वैल्यू गेट इनपुट से ही मिलेगा उसको। इसके अंदर हम लोग लिख देंगे सी आउट एंटर द वैल्यू फॉर लेंथ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लेंगे इनपुट। क्या इनपुट लेंगे? सीन लेंगे। किस में लेंगे? सीन, लेंथ में। ठीक, तो ये हमने क्या किया, यूजर से हमने इनपुट लेने के लिए बोला कि यूजर एंटर करेगा लेंथ की वैल्यू, और लेंथ की वैल्यू को कहां स्टोर करेंगे हम लोग, लेंथ वेरिएबल में। वैसे ही हम लोग कर लेंगे ब्रेथ और हाइट के। सो सेकंड वाला हो गया अपना ब्रेथ और लास्ट वाला हो गया अपना हाइट। ठीक, अभी हमारा हो गया एक फंक्शन। उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है वो क्या कर रहा है, एरिया कैलकुलेट कर रहा है, और तीसरा फंक्शन वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहा है। अभी आ जाओ आप मेन में। मेन में हमने एक ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया, बट इसमें हमारा एरर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बदले उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल करेंगे। कौन सा फंक्शन? गेट इनपुट फंक्शन। गेट इनपुट। सो उसको कैसे कॉल करेंगे, उसको हम लोग इसी तरह से डॉट ऑपरेटर के थ्रू कॉल करेंगे। सो रूम वन डॉट गेट इनपुट, जैसे ही हम कॉल करेंगे, यहां पर क्या लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं कॉल गेट इनपुट फंक्शन। ठीक, तो हम लोग गेट इनपुट फंक्शन को कॉल किए, किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। अभी गेट इनपुट फंक्शन को हम लोग आउटसाइड मेन कॉल कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो फंक्शन है उसको किस में लिया है, पब्लिक में लिया। ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ये पब्लिक में है तो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग गेट इनपुट फंक्शन को यूज करेंगे, अभी एरर नहीं आएगा। जस्ट रन करते हैं इसको। अभी ये क्या बोल रहा है, एंटर द लेंथ, एंटर द वैल्यू फॉर लेंथ। अभी लेंथ का वैल्यू हम लोग दे देते हैं, मान लो हम लोग दे देते हैं 10 दे देते हैं। ओके, उसके बाद ब्रेथ का वैल्यू, इट शुड आस्क द वैल्यू फॉर द ब्रेथ। ये मांग क्यों नहीं रहा है, इट हैज टू आस्क द वैल्यू फॉर द ब्रेथ। लेंथ हो गया। there is some issue, let's see। ये तो ठीक है। अभी मांगा एंटर द वैल्यू फॉर द ब्रेथ। सो ब्रेथ का वैल्यू मान लो दे दिया हम लोग 12।
and enter the value for the height. Let's say the height is 20. So now ये तीनों मिल गया इसको. अब इसको कैलकुलेट कर क्या करना है, ये होने के बाद आउटपुट होना चाहिए एरिया ऑफ द रूम, उसके बाद एरिया कैलकुलेट करना चाहिए, एंड देन इन दैट वे. सो क्या हुआ, वेट अ मिनट, हम लोग फिर से रन कर लेते हैं. See, this is the online compiler, right? So maybe some issue. अभी आ गया, एरिया ऑफ द रूम आ गया और वॉल्यूम ऑफ द रूम आ गया, ये दोनों आ गए. सो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को लिख सकते हो. जनरली इसी तरह से लिखना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक प्रॉपर्टी है दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन. ठीक है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन. जब तक कि आप डेटा को एब्स्ट्रैक्ट नहीं करोगे, अदर इट मीन्स दैट if you are not putting the data inside the private, it means that you are not fulfilling the object oriented property. So always you remember, and this is the practice that you have to do whenever you do program in C++ in the object oriented programming paradigm. You have to put data inside the private part and function inside the public part. And with the help of function, we can use the data. Okay, with the help of function we can use data. दूसरा चीज, whatever object you create inside the main, and whenever you have to call the function, you have to call it with the help of object and the dot operator. Okay, so these are the things that you have to remember. अभी इसके इनसाइड के बारे में देखते हैं कि इनसाइड में हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली इनसाइड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. तो ये वाला आपका प्रोग्राम तो हो गया, इसको विल जस्ट सेव इट. ओके, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. ठीक है, ये प्रोग्राम में हो क्या रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. Okay, I'll open a whiteboard here. Now let's try to understand what is happening in that particular program. उस प्रोग्राम में क्या हो रहा है. ठीक है, सो जो हम लोगों ने पहले देखा उसको पहले देखेंगे, उसको पहले करते हैं, उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोग्राम था उसको कर लेते हैं. सो मैं एक और एडिटर निकाल लेता हूं. ओके, सो दिस वाज आवर फर्स्ट प्रोग्राम. ये हमारा पहला प्रोग्राम था जिसमें हमने एक क्लास बनाया रूम के अंदर हमने 3 वेरिएबल लिया, उसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं. उसके बाद हम उस पर्टिकुलर रूम का एक ऑब्जेक्ट बनाए
ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमने उनको वैल्यू दिया और फिर हमने फंक्शन को कॉल किया। अभी इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जब भी हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलर फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम से कंपाइल करना चालू करता है, और कंपाइल करने के बाद जो हमारा सोर्स कोड है उसको एक ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो यहाँ पर इन दिस, जो हमारा मान लो है class2.cpp, जब हम उसको कंपाइल करते हैं तो ये बन जाता है class2.o। o इज स्टैंडिंग फॉर ऑब्जेक्ट। किसी कंपाइलर जो क्रिएट करता है वो क्रिएट करता है .obj, ठीक है। ये आपका .o क्रिएट कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द ऑब्जेक्ट फाइल, दिस इज द सोर्स फाइल। उसके बाद जब हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं तो एक exe फाइल जनरेट होता है जो कि एग्जीक्यूट के लिए यूज होता है, ठीक है। तो जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं, रन करते हैं, तो कहां से रन होगा? मेन से रन होगा। और जब भी कोई प्रोग्राम कंपाइल करते हैं तो कहां से कंपाइल होगा? फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम से कंपाइल होगा। तो हम इसको रन करवाते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करवाते हैं और देखते हैं कि हो क्या रहा है। सो मेन के अंदर पहला जो लाइन है वो है room1। अभी इसमें हो क्या रहा है? इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट का नाम है अच्छा, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। So what we have done is we have created one object that is called room1, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं, मान लो हमने मेन के अंदर एक प्रोग्राम लिखा, उसमें लिखा int x, ठीक है। जब हम लोग ऐसा लिखते हैं तो क्या होता है? ऐसा लिखने से x के लिए एक मेमोरी क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है? एक मेमोरी क्रिएट हो जाता है। अब ये जो मेमोरी स्पेस है वो कितने बाइट का रहेगा? बिकॉज इंटीजर इज ऑफ 2 बाइट, इट इज ऑल्सो ऑफ 2 बाइट्स, ठीक। ये हो गया जब हम कुछ वेरिएबल क्रिएट करते हैं। इस प्रोग्राम में क्या क्रिएट हुआ है? इस प्रोग्राम में ऐसा क्रिएट हुआ है। मेन के अंदर हमारा क्या है? हमने क्लास लिया, क्लास का एक वेरिएबल बनाया रूम। तो हमारा क्या क्रिएट हुआ? room1 क्रिएट हुआ। room1 इज अ वेरिएबल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जैसे x के लिए मेमोरी क्रिएट हुआ है 2 बाइट का, वैसे ही रूम के लिए भी मेमोरी क्रिएट हुआ कितने बाइट का? वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने डेटा हैं, किसके अंदर? उस पर्टिकुलर डेटा टाइप के अंदर। इस डेटा टाइप के अंदर कितने कितने मेमोरी हैं? 2 बाइट की मेमोरी। इस डेटा टाइप के अंदर कितने बाइट की मेमोरी है? क्योंकि ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, हमको इस पर्टिकुलर का हमने क्या डिफाइन किया है वो देखना पड़ेगा। तो हमने क्या डिफाइन किया है रूम के अंदर हमने 3 डेटा को डिफाइन किया है, वो भी सब डबल डबल टाइप के। तो डबल डबल क्या हो गया? मान लो डबल हो गया आपका 8 बाइट। तो आपका टोटल कितना बाइट हो गया? 8 + 8 + 8, so it will be 24 byte of memory has been allocated to an object room1। जैसे हमारा ये वाला प्रोग्राम और ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है। ये लाइन एग्जीक्यूट होने में ये सब होगा, और क्या होगा? और ये भी होगा। और room1 के अंदर क्या क्या है? तो room1 के अंदर क्या क्या आ जाएगा? क्योंकि रूम के अंदर 3 डेटा है, तो room1 के अंदर भी यही 3 डेटा आ जाएगा। क्या क्या है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। ये 3 डेटा आ गया। बट जैसे x के अंदर कोई वैल्यू नहीं है,
रूम के अंदर तो डेटा आया बट कुछ वैल्यू नहीं है। फिर इसके बाद हमारा जो दूसरा लाइन है वो क्या है, रूम 1 डॉट लेंथ इक्वल टू 42.5। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो रूम 1 के अंदर जो लेंथ है, रूम 1 के अंदर जो लेंथ है उसमें क्या हो गया 42.5। जैसे अगर मैं सेकेंड लाइन में लिखता हूं x इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा, यहां पर जो स्पेस है उसमें क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। वैसे ही रूम 1 डॉट लेंथ, मतलब रूम 1 के अंदर जो लेंथ है उसमें क्या हो जाएगा 42.5 हो जाएगा। ठीक है। फिर रूम 1 के अंदर जो ब्रेथ है उसमें क्या हो जाएगा 30.8। फिर इसके बाद रूम 1 के अंदर जो हाइट है उसमें हो जाएगा 19.2। सो इट विल बी 30.8, इट विल बी 19.2। ठीक, ये सब वैल्यू आ गया किसके अंदर, रूम 1 के अंदर। अगर हम मान लीजिए, अगर हम ऐसे कर लेते हैं तब क्या होगा, हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम है रूम 2। इसमें भी क्या रहेगा, लेंथ रहेगा, ब्रेथ रहेगा और हाइट रहेगा, राइट। बट ये 3 लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद सिर्फ रूम 1 का लेंथ, ब्रेथ और हाइट में वैल्यू जाएगा, रूम 2 में नहीं जाएगा, क्योंकि रूम 2 में हमने डाला ही नहीं। तो रूम 2 के अंदर जो भी डेटा रहेगा वो किसी भी वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया आपका इनसाइड जो हमारा काम करता है। कैसे काम करता है वो मैंने आपको बताया। इसमें क्या होगा, जैसे सिंपल एक वेरिएबल काम करता है वैसे ही सिंपल ये रूम भी एक वेरिएबल है, राइट। बट ये वेरिएबल एक डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप से बना हुआ है, क्योंकि ये बिल्ट इन डेटा टाइप से बना हुआ है तो हमको पता है कि इसका लेंथ क्या है। बट ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप से बना है तो उस लेंथ को हमको प्रोग्राम से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उस लेंथ क्या है, उसका लेंथ क्या है या उसका कितना स्पेस दिया गया है। उसके बाद जब हम लोग लिखते हैं रूम 1 डॉट कैलकुलेट, रूम 1 डॉट कैलकुलेट, राइट। सो ये कैसे होता है, ये होता है, ये जो रूम 1 है, रूम 1 एक्सेस करेंगे फंक्शंस को भी। सो रूम 1 के अंदर क्या होना चाहिए, आपके फंक्शंस भी होना चाहिए, बट ये इनसाइड नहीं आता। एक्चुअली इनसाइड सिर्फ डेटा ही रहता है, बट ये फंक्शंस भी रहते हैं। सो हमारा है कैलकुलेट एरिया एंड कैलकुलेट वॉल्यूम, राइट। सो जो कैलकुलेट एरिया फंक्शन है और कैलकुलेट वॉल्यूम फंक्शन है उसको रूम 1 डॉट कैलकुलेट करने से रूम 1 के अंदर जो भी डेटा होंगे उसी को ये फंक्शन एक्सेस करेगा। वैसे ही मान लो हम लोग यहां पर लिखते हैं, ऐसा लिख देते हैं, ये हो गया हमारे रूम 2 के लिए। मान लो लेंथ दे दिए हमने 10, ब्रेथ दे दिए 12 और हाइट दे दिए 20। तब क्या होगा, तब होगा ऐसा, रूम 2 के अंदर चला जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20। ठीक, जब हम लिखेंगे रूम 1 डॉट कैलकुलेट एरिया, सो क्या होगा, लेंथ कौन सा लेगा, लेंथ लेगा 42.5 इंटू ब्रेथ, डेप्थ में ब्रेथ क्या लेगा, सॉरी इट इज नॉट, इट इज अ ब्रेथ, ब्रेथ क्या लेगा 30.8। वैसे ही जब हम लिखेंगे रूम 2 डॉट कैलकुलेट एरिया, तो ये क्या होगा, तो ये होगा 10 इंटू 12, 10 इंटू 12। क्योंकि हम क्या पास कर रहे हैं यहाँ पर मैसेज, हम ये पास कर रहे हैं कि रूम 2 से आप डेटा लीजिए।
यहाँ पर हम क्या मैसेज पास कर रहे हैं कि रूम 1 से डेटा लीजिए. दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड मैसेज पासिंग, जो हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टी में. तो हम लोगों ने अभी तक के कितनी प्रॉपर्टी देख लिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के? क्लास देख लिए, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है वो देख लिया, एब्स्ट्रैक्शन एंड इनकैप्सुलेशन, ये प्रॉपर्टी देख लिया, और देख लिया हमने मैसेज पासिंग. तो ये प्रॉपर्टी हमने देख लिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड. एब्स्ट्रैक्शन समझ में आ गया. अगर हम लोग प्राइवेट करते हैं डेटा को तो डेटा एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है, बट हम लोग अगर फंक्शन को भी प्राइवेट कर दिए तो इनसाइड मेन ये पॉसिबल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इनसाइड मेन हम लोग फंक्शन को भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर हम लोग फंक्शन को भी प्राइवेट कर दिए. तो फंक्शन को जनरली हम लोग प्राइवेट नहीं करते क्योंकि फंक्शन में कोई डेटा रहता ही नहीं है. इनसाइड दैट देयर इज नो डेटा. सो हम लोग उसको फंक्शन को प्राइवेट नहीं करते, उसको पब्लिक ही रहने देते हैं ताकि हम उस फंक्शन के थ्रू उस डेटा को एक्सेस कर सकें. wrapping of data and function together in a module is called encapsulation. वो ये पॉसिबल है किसके थ्रू? क्लास के थ्रू. ये जो प्रॉपर्टी है इनकैप्सुलेशन, ये पॉसिबल है क्लास के थ्रू. फिर आपका आ जाता है मैसेज पासिंग. मैसेज पासिंग का मतलब है किसी फंक्शन को कॉल करना उसके पैरामीटर डाल के, क्योंकि यहाँ पर तो कोई पैरामीटर नहीं था, बट यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसमें मैसेज पास कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट का आप डेटा लीजिए. तो इस ऑब्जेक्ट का डेटा क्या था? ये था लेंथ था 10, ब्रेथ था 12 एंड हाइट था 20. यहाँ पर क्या था? लेंथ था 42.5, ब्रेथ था 30.8 एंड हाइट था 19.2. So I think this concept is clear to all of you, right? Yes, sir. सर Yes. तो इस प्रोग्राम में रूम 1 और रूम 2 दोनों का एरिया और लेंथ फिर आएगा, अभी अपन डिफाइन किए तो इस प्रोग्राम में. हाँ, अगर तो हमको कॉल भी करना पड़ेगा. हाँ ये सर फंक्शन कॉल करना तो पड़ेगा. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक और काम कर लेते हैं. यहाँ पर लिख लेते हैं रूम 1 का एरिया, यहाँ पर हो गया रूम 1 का वॉल्यूम. यहाँ पर ले लेते हैं रूम 2 का एरिया, और यहाँ पर लेते हैं रूम 2 का वॉल्यूम. तो ये हो जाएगा रूम 2 डॉट, और ये हो जाएगा रूम 2 डॉट. ठीक, अब इसको रन करो. देखो रूम 1 का एरिया अलग से कैलकुलेट हुआ और रूम 2 का एरिया भी अलग से कैलकुलेट हुआ. ठीक है. यस सर. सो ये हो गया हमारा सिंपल प्रोग्राम. क्लास को कैसे बनाते हैं, क्लास को कैसे यूज करते हैं, उसमें डेटा कैसे जाता है, उसमें फंक्शन को कैसे यूज किया जाता है. तो हमेशा आप लोग याद रखेंगे कि क्लास को पब्लिक नहीं करते, क्लास को हमेशा प्राइवेट रखते हैं. इस तरह से हमेशा प्राइवेट रखेंगे क्लास के जो डेटा है उसको, और क्लास के फंक्शन को हमेशा पब्लिक रखेंगे. दूसरा चीज, यस सर. जब हम लोग इसको नहीं लिखते, मतलब प्राइवेट नहीं लिखते, मान लो प्राइवेट नहीं लिखेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होगा. अगर हम लोग जो भी डेटा है, अगर हम लोग उसको प्राइवेट नहीं करना चाहते हैं या प्राइवेट एक्सप्लिसिटली नहीं लिखना चाहते हैं, फिर भी क्लास के अंदर डेटा बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही रहेगा. अगर हम लोग इसको रन करेंगे तो कोड में कोई दिक्कत नहीं है, कोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, राइट. एंड इट विल गिव यू द सेम थिंग व्हाट इज गिवन प्रीवियसली. बट द थिंग इज दैट कि बाय डिफॉल्ट हमेशा याद रखेंगे क्लास प्राइवेट होता है और बाय डिफॉल्ट स्ट्रक्चर पब्लिक रहता है. सो पब्लिक के जितने भी डेटा हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहेंगे,
और क्लास के जितने भी डेटा हैं बाय डिफॉल्ट का मतलब है अगर हमने यहाँ पर कोई स्पेसिफायर नहीं डाला है तो ये हमारे प्राइवेट रहेंगे। ठीक है, अगर आप प्राइवेट डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई रिलेटेड टू दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड क्लास।